हेलो एवरीवन। मेरा नाम सूरज आनंद है और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मेरे बारे में पता ही है कि किस तरह से चीज़ों की शुरुआत करा करके, किस तरह से मैंने प्राचीन भारत की बातें करके आज मध्यकालीन भारत पे आया हूँ। क्लास सिक्स्थ की एनसीईआरटी ख़त्म करवाने के बाद अब क्लास सेवन्थ पे मैं आया हूँ। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चीज़ें किस हिसाब से चल रही हैं, किस हिसाब से जो क्वेश्चंस का एक जो फॉर्मेशन है, किस हिसाब से, अगर कहने का मतलब ये है कि ज़रा ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। क्यों हम क्वेश्चंस पे इतना फोकस कर रहे हैं, क्यों हम सारी चीज़ों को इतनी आसानी से, इतने बिना किसी कठिनाई के हम बस सॉल्व करते जा रहे हैं। क्योंकि हमने ये चीज़ देखा है कि टॉपिक के नॉलेज से प्रायोरिटी हमें क्वेश्चंस पे देना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस हैं आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है और यही सारी चीज़ें हैं कल होके आपको सफलता की ओर लेकर के जाता है। तो क्लास सेवन्थ की एनसीईआरटी के बारे में मैं बातें करना चाह रहा हूँ आज आप लोगों से, और इसी के साथ ही चैप्टर 6 की बातें आज होंगी। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा चीज़ें किस हिसाब से आगे बढ़ रही हैं। अब एक डाउट आप लोगों के मन में हमेशा आता है कि अगर मेडिवल का टाइम फ्रेम स्टार्ट हुआ है, सर अगर मध्यकालीन भारत का टाइम फ्रेम स्टार्ट हुआ है, तो हम किताबें कौन सी फॉलो करें, किस प्लेटफॉर्म पर जाएं, क्या क्या सारी चीज़ें हम किस तरह से लेकर के जाएं, यानी जो तरीके हैं, यानी जो स्ट्रेटजीज वगैरह हैं, इन पर अगर बातें करूं तो क्या कुछ होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के लिए ही, क्या क्या सारी चीज़ें ज़रूरी ज़रूरी हमारे तैयारी के दौरान हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं एनसीईआरटी की किताब आप सभी को प्रेफर करता हूं, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी की किताब है ये एक बेस के फॉर्मेशन में आप सभी के सामने आती है। यही जो बेस है आपका एक स्टार्टिंग फेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके ऊपर आप जितना भी नॉलेज डालते जाएंगे वो उस चीज़ को कवर अप करते जाएगा। इसके कहने का मतलब ये है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा किस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो एनसीईआरटी अगर आप सभी का बेस है, इसके ऊपर आप लोग धीरे धीरे मॉडरेट लेवल पे जाएंगे, फिर हार्ड लेवल पे जाएंगे और फिर क्वेश्चंस वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह फॉलो करेंगे। स्टार्टिंग और ओरिजिन की मैं बातें करूं तो जिस प्रकार हमारी हिस्ट्री में ओरिजिन होती है, जिस प्रकार हमें स्रोत मिला करते हैं, उसी प्रकार हमारे सामने अगर इसके ही प्रायोरिटी की बातें करूं तो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वही हमारे लिए काफ़ी लाभदायक हैं हमारी तैयारी के दौरान। तो अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी क्लास सेवन्थ की चीज़ें ही फॉलो करनी है। उसके बाद अगर देखूं तो आपको मेरे द्वारा नोट्स और मेरे जो लेक्चर चल रहे हैं एनी टाइम लर्निंग ऐप पर, उस पर आप सभी को फोकस करना है। उसी के बाद जो आखिरी पड़ाव था आप लोगों का, क्वेश्चंस वगैरह की बातें करते हैं, तो वो जो क्वेश्चंस हैं सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस कर पाएंगे ओटीपी के प्लेटफॉर्म पे, यानी ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस के प्लेटफॉर्म पे। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप सभी को जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो पाएंगे हम यहाँ पर आप सभी के साथ मिल करके सॉल्व करेंगे। नए नए अपडेशन आ रहे हैं, रोज़ नए नए पीडीएफ वहाँ अपलोड हो रहे हैं। तो अगर मौका है तो चौका लगाना सीखिए। इसका मतलब अगर आपके पास रिसोर्सेज है तो उसको डाउनलोड करके किस तरह से आगे लेकर जाना है, इन सब को सोचने में देरी बिल्कुल मत करिए। उसके बाद मैं आप सभी से बातें करना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर एनसीईआरटी की बातें कर रहे हैं या फिर किसी भी किताब की अगर मैं बातें करता हूँ तो सबसे पहले मैं इंडेक्स को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि इंडेक्स को तोड़ने का क्या मतलब है, अगर आपने एक बार इंडेक्स को तोड़ दिया तो सारी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो दे रखी है, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, यानी 1000 वर्ष के माध्यम से परिवर्तन का पता लगाना। न्यू किंगडम्स एंड किंग्स, यानी नए राजा और राज्य। दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सुल्तान। फिर उसके बाद मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य। रूलर्स एंड बिल्डिंग, यानी आर्ट एंड कल्चर। टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। नोमैड्स, ट्राइब्स या फिर जनजातीय। इन सारी चीज़ों पे बातें करते करते के साथ ही हम मेडिवल का भी टाइम फ्रेम ख़त्म करेंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा चीज़ें किस हिसाब से आगे बढ़ रही हैं। आप लोगों का जितना प्यार मिल रहा है सारी चीज़ों को देखते हुए, ये मेरे लिए खुद ब खुद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही करने से, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही डील करने से टॉपिक से टॉपिक तोड़ना मेरा काम है और उसको आप लोगों के सामने लेकर आना मेरा काम है, और इन सब में मैं बेस्ट हूँ। तो अगर जाना जा रहा हूँ
तो अपने स्ट्रैटेजीज़ की वजह से, अपने तरीकों की वजह से, अपने शॉर्ट ट्रिक्स की वजह से, और यही सारी चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों के बीच एक फेमस पर्सन बनने का काम करा रही हैं। और ये केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत की वजह से हुई है। अब ज़रा मेहनत का सिग्निफिकेंस समझिए मेरे दोस्तों। माध्यम को लेकर के, नेगेटिव लोगों को ध्यान में रख करके, इन सारी चीज़ों से अपनी तैयारी पर 1% फ़र्क मत पड़ने दीजिए, क्योंकि यही सारी दिक्कतें हैं आपको इन फ्यूचर में फेस करना पड़ेगा। हो सकता हो आज आपका सबसे अच्छा दोस्त हो, कल हो के वही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। ये सारी चीज़ें स्वाभाविक है। तो किसी भी चीज़ का होना ना होना, इन सारी चीज़ों को लेकर के अपनी तैयारी पे पूरा फोकस करिए, अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, किस हिसाब से चीज़ों को आगे लेकर के जाना है, उनके नए नए तरीके बनाइए। जिस तरह से मैंने तरीके मिडाइवल में, मध्यकालीन में आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ, बिना टॉपिक बताए, बिना डिस्कशन करवाए, बिना आप सभी को चीज़ें आगे बताए, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्वेश्चंस पे ध्यान दिया है। और यही सारे क्वेश्चंस हैं आप सभी को एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद कहेंगे सर अगर आप ना होते तो हमारा पेपर क्लियर ना होता। तो अब चीज़ों की शुरुआत कराते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है। मैंने हमेशा आप सभी को यही बताया है, क्वेश्चंस के जो फॉर्मेशन है वो 3 तरह से आप सभी के मन में उभर करके आते हैं। क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, क्वेश्चन का जो एक सिस्टम है, यानी क्वेश्चन का जो एक इतिहास है, वो सिर्फ और सिर्फ 3 जो श्रेणी है उसमें इसको बांटा गया है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहला उभर करके आता है आप सभी के सामने एमसीक्यू का, दूसरा उभर करके आता है आपके सामने फैक्ट्स का, तीसरा उभर करके आता है हमारे सामने कॉन्सेप्ट का, जिसमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब आप पूछिएगा सर आपने कहा था मैच द फॉलोइंग भी ज़रूरी है। फिर आप पूछिएगा सर फिर यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स क्यों है? क्योंकि देखिए, किसी टारगेट को अगर अचीव करना है ना, तो आपको अलग अलग रास्ते अपनाने पड़ेंगे। आपको अगर यूपीएससी का पेपर क्लियर करना है तो अलग अलग चीज़ों को आगे लेकर के जाना पड़ेगा। कोई एक चीज़ पे ध्यान दे करके जो सक्सेस है वो हासिल नहीं होता। और सेम लाइफ के साथ भी, सेम आपके क्वेश्चंस के साथ भी यही सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। आंसर्स को मैंने साइड में लिखा है, और वो लिखने का रीज़न सबसे बड़ा यही है कि यहाँ पे जितने लोग मुझे देखते हैं उनमें मैक्सिमम लोगों ने एनसीईआरटी की पढ़ाई कभी की ही नहीं है। खैर गलती उन लोगों की भी नहीं है, लेकिन मैं यही आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी को हमेशा एक बैकअप के तौर पे रखिएगा। चीज़ें देखिएगा, अगर यूपीएससी में सवाल कर रहा है तो वो एनसीईआरटी को ही दिमाग में लेकर के करेगा। कोई भी स्टैंडर्ड किताबें हों वो काम नहीं आएंगी। चीज़ों को आप इकट्ठा करके, पेजों को रंगीन बना करके आप चित्रकारी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं हो सकती है। तो यही सारी चीज़ें हैं। लिमिटेड सोर्सेज पे जाइए, लिमिटेड प्लेटफॉर्म पर जाइए, लिमिटेड क्वेश्चंस करिए, लिमिटेड चीज़ें पढ़िए। और यही जो लिमिटेशन का अगर बाउंडेज आप रखते हैं और इसी को बार बार रिवाइज करते हैं तो चीज़ें काफ़ी अच्छी होंगी, और आपका जो सक्सेस की जो गारंटी है वो एक रंग लेकर के आएगी। तो अब ज़रा क्वेश्चंस की बातें करते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस की बातें हो रही हैं। द राजा राजेश्वर टेम्पल वॉज बिल्ट इन डैश। राजा राजेश्वर मंदिर डैश में बनाया गया था। तो इसका आंसर है अर्ली 11th सेंचुरी, यानी 11वीं शताब्दी। अगला देखते हैं। अजमेर इज एसोसिएटेड विद द डैश सूफी सेंट, यानी अजमेर सूफी संत से जुड़ा है डैश। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो इसका आंसर होगा वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। चिश्ती के सिलसिले भी हमने कितने सुने थे, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, तो इसको हम भूल तो सकते बिल्कुल भी नहीं है। हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ द डैश। हम्पी डैश की राजधानी थी। तो हम्पी विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी, और विजयनगर का अपना एक अलग इतिहास रहा है। विजयनगर का अपना एक अलग इतिहास रहा है। और इन सारी चीज़ों की शुरुआत हम तब करेंगे जब हम आधुनिक भारत की क्लास करेंगे। कब
जो फॉरेनर आया करते थे, जो विदेशी आया करते थे, उन लोगों ने किस प्रकार देखा कि जो विजयनगर का एक एम्पायर है, विजयनगर का एक जो साम्राज्य है, वो काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस वो प्ले करता है, कितना शक्तिशाली हुआ करता था। और इसी विजयनगर को लेने में काफ़ी जितने भी वंश हमारे सामने उभर करके आए हैं, उन लोगों ने अपनी जी जान लगा दी थी इसको पाने के लिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। द डच स्टैब्लिश्ड अ सेटलमेंट एट डैश इन द आंध्र प्रदेश, यानी डचों ने आंध्र प्रदेश में डैश में से एक समझौता स्थापित किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मसूलीपट्टनम हो जाएगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा, और आंसर के लिए ये सारी चीज़ें लिखी हैं, तो अब टेंशन मत लीजिएगा, पढ़ाई करते जाइएगा, कोई भी डाउट आए कमेंट करते जाइएगा, चीज़ें किस हिसाब से आगे बढ़ रही हैं, किसी छोटी गलती की वजह से आपकी तैयारी ना रुक जाए, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगले सेगमेंट की ओर आते हैं। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, और क्वेश्चन ना होने का भी एक रीज़न है, क्योंकि देखा क्या गया है इस चैप्टर में, सूरत पे और दिल्ली पे काफ़ी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल दिखाया गया है। सूरत एक जो जगह है, पोर्ट सिटी है, पोर्ट सिटी होगा तो ट्रेडिंग बढ़ेगा, ट्रेडिंग बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये सारी चीज़ें होंगी। तो सूरत की अगर मैं बात करूं तो किस चीज़ के लिए ये जाना जाता था, क्या इसका रोल हुआ करता था, इन सारी चीज़ों पे बातें करते हैं। विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के कारण मुगल काल के दौरान इम्पोरियम, यानी इम्पोरियम ड्यूरिंग द मुगल पीरियड ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गुड्स। अगला, व्यापार केंद्रों के कारण पश्चिम एशिया का प्रवेश द्वार हुआ करता था, गेटवे टू द वेस्ट एशिया ड्यू टू द ट्रेड सेंटर। अगला, कॉस्मोपॉलिटियन सिटी, यानी बहुसांस्कृतिक शहर। फैक्ट्रीज एंड द वेयर हाउसेज, कारखाने और गोदाम। अब ये तो लाजमी है, अगर मान करके चलिए कोई एक एरिया है, कोई एक जिला है, कोई एक राज्य है, वहाँ ट्रेडिंग पे काफ़ी ज़्यादा काम किया जाता है, तो स्वाभाविक है वहाँ पे उत्पादन भी होंगे, वहाँ पे गोदाम भी होंगे, वहाँ पे कंपनियाँ, फैक्ट्रीज भी होंगी, जो कि सारी चीज़ों को काफ़ी आराम से और अच्छे से लेकर के जाएगी। और यही सारी चीज़ें हैं जो आपको ये दिखाएंगी कि जो पॉलिटिकल में, इकोनॉमिकल में वृद्धि होगी, इन सब का रोल काफ़ी महत्व होगा। उसके बाद नोन फॉर कॉटन टेक्सटाइल, सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था। अगले की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली, इट वॉज एन एम्पोरियम ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल काल के दौरान ये एक एम्पोरियम भी थी। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, मूल रूप से प्रशासनिक शहर था नहीं, इवन है भी, क्योंकि देखा क्या जाता है, कोई भी अगर फॉरेन अटैक होते हैं और दिल्ली को ही अगर हम ध्यान में रखते हैं तो वो काफ़ी सेफ माना जाता है, और अगर सेफ माना गया है तो चीज़ें कितनी अच्छी से चलेंगी, कितने आराम से चलेंगे, इसका जो अंदाज़ा है आप लगा सकते हैं। उसी के बाद कॉस्मोपॉलिटन सिटी, यानी बहुसांस्कृतिक शहर हुआ करता था। इसमें भी आपकी फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेज हुआ करते थे, कारखाने और गोदाम। नोन फॉर बिजनेस, ट्रेड एंड कमर्शियल परसुइट्स, यानी व्यापारिक गतिविधियों के लिए जाना जाता था। कंट्री का अगर कैपिटल दिल्ली है, और अगर है नहीं, अगर नहीं वो सिर्फ है, तो अगर राजधानी दिल्ली है तो कुछ ना कुछ उसमें अच्छी चीज़ें होंगी, सेफ होगा, ट्रेडिंग सेंटर होगा, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ इकोनॉमी में बूस्ट दिखाता है ये शहर,
ये जगह। तो जिस वजह से जो सारी चीजें हैं वो कुछ इसी हिसाब से चलेंगी। इसके बाद अब जरा देखते हैं, ये वन लाइनर सवाल है। तो पहले पर आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। वाई डिड द पिलग्रिम्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द टेम्पल्स, यानी तीर्थ यात्रियों ने मंदिरों में कैसे योगदान किया था। तो दे मेड डोनेशंस, यानी उन्होंने दान दिया था। आज भी अगर आप किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं, होली प्लेस पे जाते हैं, आप क्या करते हैं? दान देते हैं, मन्नतें मांगते हैं। तो ये जो प्रथा है ये आज से ही नहीं, ये कितने ही सालों पहले से इन सारी चीजों की शुरुआत हो चुकी थी। वॉट इज ब्रोंज, यानी कांस्य क्या है? ब्रोंज इज एन एलॉय दैट कंटेन्स कॉपर एंड टिन। कांस्य एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा और तीन होता है। व्हाट इज बेल मेटल, यानी घंटी धातु क्या है? बेल मेटल कंटेन्स अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ टिन देन अदर काइंड्स ऑफ ब्रोंज, दिस प्रोड्यूस अ बेल लाइक साउंड। बेल धातु में अन्य प्रकार के कांस्य की तुलना में तिन की अनुपात अधिक होती है, यह घंटी जैसी आवाज पैदा किया करती हैं। हाउ डिड टेम्पल ऑथोरिटीज यूज देयर वेल्थ? दे यूज देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। मंदिर के अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का इस्तेमाल कैसे किया? उन्होंने अपने धन का प्रयोग व्यापार और बैंकिंग के वित्त पोषण के लिए किया। What did Indian traders bring from Africa? They bought gold and ivory from Africa. भारतीय व्यापारी अफ्रीका से क्या लाया करते थे? वह अफ्रीका से सोना और हाथी दांत लाया करते थे। Name a few Indian spices which become an important part of European cooking. Answer: pepper, cinnamon, nutmeg, dried ginger. उसी के बाद देखिए, कुछ भारतीय मसालों के नाम बताइए जो यूरोपियन खाने पकाने में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। काली मिर्च, दालचीनी, जायफल जैसे चीजें। अगला क्वेश्चन इसमें ही मिक्स है। व्हाट वर क्राफ्ट पर्सन ऑफ बिदर फेमस फॉर? दे वर फेमस फॉर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर। जिसका मतलब बिदर के शिल्पकार किसके लिए प्रसिद्ध थे? वे तांबे और चांदी में जड़ाई के काम किया करते थे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप है। चीजें देखिए, वन वर्ड से स्टार्ट करवा करके वन लाइनर आ गई, वन लाइनर से आकर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन पे आ गए। तो चीजें किस हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, इसी गति में अपनी जिंदगी को आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ाइए। एकदम से अगर आप चेंजेस करने की शुरुआत करेंगे, एकदम से अगर आप सोचेंगे कि मैं सीधा स्टैंडर्ड बुक की ओर जाऊंगा और चीजें मुझे समझ आ जाएंगी, तो ये सब पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। उसी के साथ ही, हाउ वॉज हम्पी इन द हेडे इन 15th-16th सेंचुरी, व्हेन डिड इट फॉल इनटू रूइन? यानी कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में हम्पी अपने सुनहरे दिनों में कैसा था और वो कब बर्बाद हुआ? तो सुनहरे दिनों में हम्पी वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जो मुस्लिम व्यापारी चेट्टी और पुंडगतियों जैसे यूरोपियन व्यापारियों में एजेंटों के लिए सामूहिक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नाम था। हम्पी के बाजारों का दौरा वो किया करता था। मंदिर को लेकर के, सांस्कृतिक कल्चर को लेकर के हम्पी काफी ज्यादा फेमस हुआ करता था। और हम्पी की बर्बादी कब हुई? हम्पी फेल इनटू रूइन फॉलोइंग द डिफीट ऑफ द विजयनगर इन 1565 बाय दक्कनी सुल्तान्स। दक्कन के जो सुल्तान हुआ करते थे, जब उन्होंने हम्पी को हरा दिया, तो जो भी उसका जो परचम था उसमें विघटन होने की शुरुआत हुई।
उसमें डिसइंटीग्रेशन हमें दिखने को मिला। तो इसी वजह से जो हम्पी है, जो उसका इंपॉर्टेंस हुआ करता था कल्चर को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, सोसाइटी को लेकर के, काफी इंपॉर्टेंट हुआ करता था। लेकिन अब हम ये देख पा रहे हैं कि जो हम्पी था उसकी बर्बादी में किस हिसाब से चीजें आगे बढ़ी थी। तो जब विजयनगर की हार हुई तो हम्पी वहां से चला गया, हम्पी का जो इंपॉर्टेंस था वो खत्म हो गया। इसी के बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, गिव एन अकाउंट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी। हम्पी की वास्तुकला का विवरण दीजिए। द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वॉज डिस्टिंक्टिव इन सेवरल वेज। हम्पी वॉज अ वेल फोर्टिफाइड सिटी। वो एक किलाबंदी का एक काफी अच्छा प्रतीक हुआ करता था। उसके बाद देखिए, हम्पी एक मजबूत किले वाला शहर हुआ करता था। इन दीवारों के निर्माण में किसी मोटार या सीमेंटिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इसके बाद की तकनीक इंटरलॉकिंग द्वारा उन्होंने एक साथ जोड़ने की थी। शाही परिसर की इमारतों में मूर्तियों को रखने के लिए शानदार मेहराब और स्तंभों वाले हॉल हुआ करते थे। They also had well-planned orchards and pleasure gardens with the sculpture motifs such as the lotus and corbels. तो जो हम्पी का जो शहर हुआ करता था, बिना चैप्टर पढ़े, बिना सारी चीजों को आगे बढ़ाए, मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को अगर ध्यान दें, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को अगर हम बार बार करते जाएं, तो चीजें देखिए कितनी आसानी से आप सभी को समझ आएंगी। एक हम्पी के ही अगर इतिहास की मैं बातें करूं, मैंने क्योंकि यहां कोई चैप्टर नहीं पढ़ाया, मैंने किस हिसाब से चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं हो पाई, जिस वजह से मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं। और क्वेश्चंस करवाने का भी मेरा एक अलग मकसद ये भी है कि बिना चीजें पढ़े पहले उसमें इंटरेस्ट बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करके। और एक बार जब इंटरेस्ट बन जाएगा ना, तब आप देखिएगा कि जब आप किताब पलटिएगा तो सारी ही चीजें आप सभी को काफी अच्छे से समझ आ जाएंगी। इसी के बाद एक और क्वेश्चन, स्वात को पश्चिम के प्रवेश द्वार के रूप में वर्णन करें। डिस्क्राइब स्वात एज अ गेटवे टू द वेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस वजह से मुझे डालना पड़ा। और यहां पे स्वात नहीं है, ये सूरत है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो सूरत इन गुजरात was an emporium of the western trade during the Mughal period, along with the Cambay, now Khambat, and somewhat later Ahmedabad. Surat was the gateway for the trade with the West Asia via the Gulf of Ormuz. Surat had been called the gate to the Makkah because as many pilgrims ships set sail from here. यानी गुजरात में सूरत मुगल काल के दौरान खंबात, अब खंबत, और कुछ समय बाद अहमदाबाद के साथ पश्चिमी व्यापार का केंद्र हुआ करता था। सूरत पश्चिम एशिया के साथ ओरमोज की खाड़ी के रास्ते व्यापार का प्रवेश द्वार हुआ करता था। सूरत को मक्का का द्वार भी कहा जाता है क्योंकि यहां से कई तीर्थयात्री जहाज रवाना किया करते थे। तो अगर सिर्फ और सिर्फ मैं सूरत की ही बातें करूं, सिर्फ और सिर्फ मैं दिल्ली की ही बातें करूं, बिना चैप्टर पढ़े, बिना चीजों को आगे लेकर के गए, हम इस प्रकार चीजों को समझ सकते हैं कि अब जो क्वेश्चंस हमारे सामने उभर करके आए हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है और हमें क्यों करना चाहिए। उसी के साथ ही एनसीईआरटी का जो एकमात्र सॉल्यूशन मैं लेकर के आया हूं। एनसीईआरटी ही क्यों करें,
क्यों एनसीईआरटी ही पढ़े, इसकी जानकारी मैं हर एक वीडियो में देते आ रहा हूं। क्योंकि जिन्होंने भी एनसीईआरटी नहीं करी होगी, जिन्होंने भी ये सोचा होगा कि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो हम क्यों पढ़ें, क्यों हम एनसीईआरटी पे इतना फोकस करें, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन सारी चीज़ों को ही एक मद्देनजर देते हुए मैं आज आप सभी के सामने ये शेयर करना चाहता हूं कि हमारा एनसीईआरटी आंदोलन बैच की शुरुआत हो चुकी है। जो एडमिशन है वो खुल चुके हैं और जो कोर्स है वो 23 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। उसी के साथ ही ये एकमात्र ऐसा बैच है जहां से 100% सक्सेसफुल रिजल्ट्स आते हैं। यानी आप कह सकते हैं 100% सक्सेसफुल बैच में आप सभी का स्वागत है। बिना टाइम वेस्ट करे, बिना चीजों को ज्यादा सोच करके चीजें खराब होती हैं। जितना ज्यादा आप सोचिएगा उतना ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। और अगर यहां पर हूं तो टाइम को देख करके मैंने एक काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट करा है अपनी ही लाइफ के साथ, और उसी का निचोड़, उसी का एक सॉल्यूशन मैं आप सभी को दे रहा हूं कि समय रहते टाइम को यूज कर लेने में ही फायदेमंद है, उसी में अकलमंदी है। एक बार अगर अपॉर्चुनिटी आप सभी के हाथ से निकल जाए तो सारी ही चीजें वहीं की वहीं रह जाएंगी, सारी की सारी ही चीजें खराब हो जाएंगी, सारी ही चीजें बर्बाद हो जाएंगी। उसी के साथ एक और खुशखबरी, जीएस मेंस मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए जो बैच है कॉन्सेप्टर ईएमआई का बैच, वो भी लॉन्च हो रहा है, एडमिशन स्टार्ट है। तो सेम वही बात कहूंगा, चीजों को जितनी जल्दी ग्रैब कर सके, चीजों को जितनी जल्दी आप उसको कलेक्ट कर सके कर लीजिए, क्योंकि हो सके कि वो मौका बाद में आप सभी के पास ना रहे। उसी के बाद आज का शुभ विचार, ये फेवरेट पार्ट है मेरा। यू कैनॉट क्रॉस द सी मेरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर, कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। केवल खड़े होकर पानी को निहारने से आप समुद्र पार नहीं कर सकते। यहां समुद्र क्या है? यूपीएससी। और आप लोग क्या कर रहे हैं? उसको खड़े होकर देख रहे हैं। मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, कोर्सेज हैं, प्लेटफॉर्म हैं, फिर भी चीजों को इस हिसाब से लेकर के चल रहे हैं कि जब सोचेंगे, विचार करेंगे, फिर इस चीज पे अप्लाई करेंगे। तो क्या कभी ऐसे सक्सेस मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। जब तक आपके पास मौके आ रहे हैं और आप उसे छोड़ते जा रहे हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा, जिस दिन मौके आना बंद हो जाएंगे आपके सारे ही रास्ते बंद हो जाएंगे। पर्सनल सजेशन आप सभी को यही दूंगा, जो भी सही लगे उस पे जाइए, एक लिमिटेशन के साथ पढ़ाई करिए, एक सही गाइडेंस को लेकर के अपने डेली रूटीन में फॉलो करिए, एक पॉजिटिव इंपैक्ट अपने आसपास क्रिएट करिए। लोग जो आएंगे भटकाएंगे और फिर वो चले जाएंगे, उनका यही काम ही रहता है। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, और यही सब आप सिर्फ और सिर्फ यहीं पा सकते हैं, और उसका जो एक लाइव एग्जाम्पल है आप सभी के सामने, जो रिजल्ट्स हैं वो आप देख ही सकते हैं। तो जो भी हिसाब की चीजें होंगी आप सभी के सामने काफी आराम से ही चलती जाएंगी। कोई दिक्कत आती भी है, क्योंकि हमारा एक फॉर्मूला है कि जो भी दिक्कत होगा उसको यहीं की यहीं सॉल्व करेंगे। और अगर कहीं ना कहीं से आप लोगों ने ट्रेंडिंग किया है उसे, तो उसी के साथ यहीं की यहीं भी एक और कर दीजिएगा। उससे फायदा क्या होगा? एक छोटी से छोटी मिस्टेक, एक छोटी से छोटी कंफ्यूजन आप सभी के मन से निकल करके बाहर चली जाएंगी। तो चीजों को सोचिएगा, किस हिसाब से आगे बढ़ाना है, किस हिसाब से अपने तरीकों पे काम करके, कोर्सेज ज्वाइन करके, टेस्ट सीरीज ओटीपी को फॉलो करके आप सक्सेस की ओर जा सकते हैं।
इन सारी चीज़ों के बारे में सोचिएगा और उसके बाद ही कोई एक बेहतर परिणाम निकालिएगा। कोई भी डाउट आए, कुछ भी डाउट आए, रिलेवेंट हो इररिलेवेंट हो, उसको आप कमेंट में लिखिए। उससे फायदा क्या होगा मैं बताता हूं। रिलेवेंट जो डाउट पूछेंगे वो तो आपका सिलेबस का ही पार्ट होगा। इररिलेवेंट भी अगर कोई पूछता है तो मैं उसको बताने में कोई शर्म नहीं रखता हूं, क्योंकि जब तक डाउट चाहे रिलेवेंट हो चाहे इररिलेवेंट हो, डाउट तो डाउट होता है, और वही डाउट अगर क्लियर ना हो पाया तो आपका पेपर भी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसी के साथ ही चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। चीज़ों को गहरा अध्ययन करिएगा, क्वेश्चंस ना समझ आ रहे हो बार बार देखते रहिएगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट उभर करके आता है तो सिर्फ वहां पे कमेंट कर दीजिएगा। इससे फायदा क्या होगा, अगली क्लास में जब भी मैं आप सभी से मिलूंगा, पहले मैं उन डाउट्स को निकाल करके आप सभी के सामने लाऊंगा। तो अगर इतने फायदे अगर मिल रहे हैं आप सभी को और आप लोग इसे कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो अब सोच सकते हैं कि समझदारी किस में है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।